Good afternoon, dear class. As you all wanted to revise again chapter number 4, that is separation of substances here. Okay, आप जैसा कि सभी जान रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को रिवाइज किया जाए. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड दिस चैप्टर. ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो हम मिक्सचर टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं. मिक्सचर जानते हैं ना, घरों पे खाए जाने वाले से. अभी अगर हम डेली लाइफ की बात करें, मिक्सचर पहले पढ़ना है. तो आज हम मिक्सचर टर्म को जान चुके हैं. इस टर्म को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मिक्सचर किसे कहते हैं. साक्षी, मिक्सचर बताओ किसे कहते हैं. साक्षी, साक्षी खुद के साइड से माइक को अनम्यूट करो. आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Ma'am, a substance which is made up of two or more than two materials is called mixture. Very good. When two or more substances combine together by physically, they are called mixture. जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं in any proportion, जरूरी नहीं कि fixed proportion हम कह रहे हैं. ठीक है, तो मिक्सचर उसे कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हों, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. लेकिन यहाँ पे रेशियो जो होगा, प्रोपोर्शन जो होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा. डेली लाइफ में हम मिक्सचर खाते हैं ना, मिक्सचर आप जो खाते हैं वो भी एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का ही. उसमें आपने देखा बादाम का प्रोपोर्शन कुछ और होता है, सेब का कुछ और होता है, गठिया कुछ और होता है, दाल का कुछ और होता है. तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस ऐसा है, और मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तब जाकर आपको मिक्सचर मिलता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. दो तरह के मिक्सचर होते हैं, है ना, हम लोग ये जानते हैं. याद है कौन कौन से होते हैं? एंजल मैम, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. पहला होता है हमारा होमो. होमो का मतलब होता है सेम. होमोजीनियस, ये कोई जीनियस होता है क्या भाई? जीनियस होता है वो वाला जीनियस नहीं होता. होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर, देखो लिखा हुआ है a homogeneous mixture in that which has the same composition throughout, that is its components are uniformly distributed, hence its different parts cannot be distinguished from each other. A solution of salt or sugar in water, example है soft drinks, alloys are some example of homogeneous mixture. मिक्सचर क्या है? जब कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस गिवन दिए हुए मास में से, कि अगर मैं कहूँ सॉल्ट और शुगर एक मिक्सचर है. क्या मिक्सचर का भी हम लोगों ने डेफिनेशन जाना कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन करती हैं, इसे हम मिक्सचर कहते हैं. तो सॉल्ट और वाटर का एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का. यहाँ पे आप देखिएगा सॉल्ट और मिक्सचर. सॉल्ट जो होता है वो हमारे पानी के साथ पूरे अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ऐसा तो नहीं है कि सॉल्ट अगर आपने बॉटम वाले हिस्से में डाला है तो वहीं पे वो डिसॉल्व होगा, ऊपर वाले हिस्से में आपको नहीं मिलेगा. तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे गिवन मास में, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, एक और चीज, जनरली जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इसमें कंपाउंड ऑफ मिक्सचर होते हैं, वो कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं. आप अगर सॉल्ट को वाटर के साथ डाल रहे हो तो सॉल्ट क्या आपको डालने के बाद, घुलने के बाद दिख रहा है? नहीं, नहीं. तो होमोजीनियस मिक्सचर हम समझ चुके हैं कि एक ऐसा मिक्सचर
जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान रूप से, अब ऐसा नहीं है कि बॉटम वाले हिस्से में ज्यादा घुल जाएगा, ऊपर वाले हिस्से में नहीं रहेगा, आप कहीं से भी निकालोगे उसका कंपोजिशन, उसका टेस्ट, फ्लेवर वो सेम होगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस गिवन मास दिए हुए पूरे सॉल्यूशन में, इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसका जस्ट अपोजिट है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन ऑफ ये कंपोनेंट ऑफ जो मिक्सचर होता है वो अनयूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ये सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं, पानी भर लिया, अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, सॉइल, या हम यहाँ पर ऐड सॉइल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपके अंदर आप देखोगे बोलने के बाद कुछ देर बाद सॉइल जो होगा कुछ देर बाद करेगा, सेटल होने के लिए छोड़ोगे तो आप देखोगे सॉइल का पार्टिकल को इस जगह पे बैठ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपने, ये भी मिक्सचर है पानी और सॉइल का, ये भी मिक्सचर है। फिर हम लोग ने मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ा, जब दो या दो से आप ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं, कंबाइन करती है, उसे हम सॉल्यूशन, ये मिक्सचर कहते हैं। तो सॉइल और वाटर भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर आप पीबल्स डाल दो इसके अंदर, सैंड डाल दो इसके अंदर, आप इसके अंदर चौक डाल दो, चौक का पाउडर भी अगर आप पानी के अंदर डालते हैं वो भी घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। मैम सल्फर पाउडर क्या होता है? क्या मैम सल्फर पाउडर? सल्फर पाउडर एक होता है बेटा, वो भी होता है सल्फर पाउडर, वो भी होता है, सल्फर पाउडर भी होता है। अगर आप चौक के पाउडर को या चौक के पाउडर को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करना चाहोगे वो कुछ देर खुलेगा, लेकिन अगर आप कुछ देर बाद देखोगे तो आपको मिलेगा कि चौक का पाउडर को नीचे की ओर सेटल कर गया, बैठ गया। तो ये भी एक हेटेरोजीनियस का एग्जांपल है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया, जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। घरों में बनने वाला नींबू पानी, घरों में बनने वाला नमक से बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके होमोजीनियस के, जैसे कि के साथ पानी का सॉल्यूशन, ठीक है। चौक और पानी का सॉल्यूशन, ये भी एक मिक्सचर है, किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हेटेरोजीनियस, ठीक है। डू यू नो Medya, पेज नंबर 52, some dishonest person mix harmful and cheap components with a pure substance to get to earn more profits. For example, they mix white stone in rice or dried papaya seeds in black pepper. This is called adulteration. कुछ लोग दुनिया में बेईमान टाइप के होते हैं, सारे लोग ईमानदार नहीं होते। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए चीप प्रोडक्ट को किसी चीज में डाल देते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर चीप प्रोडक्ट को डालते हैं। आप मार्केट में देखोगे कि हम लोग लाल मिर्च की पाउडर में थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, लोग ऐसा करते हैं। जिस ऑरेंज पर्सन जो ऐसे होते हैं वो लाल मिर्च पाउडर के साथ क्या करते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, है ना, ये हो रहा है, सब्जी को कलर कर देते हैं। तो ऐसे भी कुछ ऑनेस्ट पर्सन होते हैं जो प्योर सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर, अच्छी चीजों को, मतलब कम दाम वाली चीजों को ऐड करके ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं अडल्ट्रेशन, ठीक है। अडल्ट्रेशन क्या है, जब आप प्योर सब्सटेंस के अंदर चीप प्रोडक्ट को, चीप सब्सटेंस को ऐड करते हैं, कम दाम की चीजों, सस्ती चीजों को उसके साथ डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं अडल्ट्रेशन। जैसे कि मार्केट में आपको देखने को मिलेगा पपाया सीड्स, पपाया सीड्स को हम लोग काली मिर्च के साथ ऐड कर देते हैं, दिखने में लगभग लगभग लगता है ये काली मिर्च ही है, लेकिन वो काली मिर्च होता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है अडल्ट्रेशन का। दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन व्हिच इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल। इस तरह की चीजें हम लोग को बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों की हेल्थ पे
बुरा असर पड़ सकता है। It is always advisable to buy good quality and food stuff from a reliable shop. इस तरह से अगर हम चीजें लेंगे, न्यूट्रिशन से मतलब चीजें अगर हम खरीदते हैं तो इससे हमारे हेल्थ पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हमें ऐसी जगह पे इन सारी चीजों को खरीदना चाहिए जो रिलायबल हो, जो यकीन के काबिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को करना चाहिए। अब हमें पढ़ना है कि हम कैसे मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करें, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो इन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। अब इन मिक्सचर से कैसे चीजों को, कंपोनेंट को अलग करें, ये हमें पढ़ना है। सॉलिड से सॉलिड को कैसे अलग करें, सॉलिड लिक्विड से आपका सॉलिड लिक्विड से कैसे अलग करें, और लिक्विड लिक्विड को कैसे अलग करें, ये हमें पढ़ना है। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड्स, पहला है आपका हैंड पिकिंग मेथड। विनायक, विनायक विनायक पेज नंबर 53 हैंड पिकिंग मेथड पढ़ो। Yes, ma'am. Hand picking. The components of the solid mixture can sometimes be separated by picking them with hands. This method is used when components of the mixture are of different colors, shapes, and size, and the quality of the mixture is small. Examples of separating the components of the mixture by handpicking are separating pebbles from rice and dal, or separating grass from mint leaves. गुड। तो हैंड पिकिंग मेथड, हैंड का मतलब होता है मैनुअल, मतलब हाथों से ये पिक निकालना, अलग करना, ठीक है। तो ये जो है ये सॉलिड सॉर्ट की वजह से, देखो होगा ना घर पे कभी मम्मा चावल बना रही होंगी या दाल बनाई तो उसे कंकर को या अलग चीजों जो उससे अलग हो रही होंगी, दिख रही होंगी कलर में, शेप में, साइज में, उसको सेपरेट करती होंगी। तो ये हैंड पिकिंग मेथड से ही हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हैंड पिकिंग मेथड तब हम यूज में लाते हैं जब उस इम्प्योरिटीज का कलर, शेप, साइज अलग होता है, ठीक है, और थोड़े अमाउंट में होता है, हमारे पीओ सब्सटेंस के साथ थोड़े अमाउंट में मौजूद होता है। इस तरह के कंपोनेंट्स को अलग करने में हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग घर पे वो आता है ना बंच ऑफ ग्रेप्स, अगर ग्रेप का गुच्छा है तो उसमें कुछ ग्रेप जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको भी हैंड पिकिंग मेथड से ही सेपरेट करते हैं ना। एक बंच है, मतलब अंगूर का पूरा गुच्छा है, अगर कुछ उसमें से अंगूर सड़ जाते हैं तो हम हैंड पिकिंग मेथड से ही उसे हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये हैंड पिकिंग मेथड है, ये खासकर तब किया जाता है जिसमें जो वो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में मौजूद हो और इसका शेप, साइज, कलर अलग हो। ये हैंड पिकिंग मेथड के जरिए ही हम करते हैं। घरों में बहुत इस्तेमाल होता है। मम्मा चावल बनाने से पहले जरूर इसको करती हैं, एक बार जरूर देखती है कि चावल में कुछ तो नहीं, कुछ स्टोन तो नहीं, कुछ ग्रेन्स तो नहीं है, मतलब मान लो कि चावल अगर बनाए जाए तो इसमें गेहूं तो नहीं है, गेहूं का ग्रेन तो नहीं है, तो इसको हम सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेशिंग। पढ़ो साक्षी। हाँ साक्षी पढ़ो थ्रेशिंग। Threshing. This method is generally used by farmers to separate the grains from the stalks after harvesting. The dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. In large farms, threshing is done by using machines called threshers. पढ़ लिया? Yes, ma'am. ये मेथड हमारे खासकर किसान भाइयों द्वारा किया जाता है, जिसमें वो अपने अनाज को, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टार्च, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब अनाज पक जाता है उसे हम काटते हैं और एक एक जगह इकट्ठा करते। देखा होगा आप लोग खेतों में जब क्या बोलते हैं, जब कटाई का टाइम आता है तो किसान जो होते हैं मेच्योर्ड क्रॉप्स को काटते हैं और उसको बंडल बना बना के, गुच्छा बना बना के एक जगह इकट्ठा करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो इस बंडल से गैदर्ड जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसे कैसे स्टार्च से ग्रेन्स को अलग किया जाए, इस मेथड के जरिए ही फार्मर्स करते हैं। The dried stalks are beaten or threshed to separate the grains in large farm। देखो दिया हुआ है जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं
उनको क्या करते हैं, या तो वो जमीन पर पीट पीट के सेपरेट करते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पे फार्मर्स नहीं कर सकता। अब इसको करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक थ्रेशर मशीन का लोग इस्तेमाल करें, जिसे हम थ्रेशर्स कहते हैं। थ्रेशर एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जिससे हम स्टॉक्स को ग्रेन से अलग कर रहे होते हैं। पहले लोग पीट पीट कर, ऐसे जमीन पे पीट पीट के एकदम पटक पटक कर क्या करते थे कि ग्रेन्स को स्टॉक से अलग कर लेते। लेकिन अब बहुत तरह के मशीन्स आ गए हैं जिनके जरिए भी थ्रेशिंग किया जा रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपेंड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जब पका हुआ अनाज या क्रॉप्स, फसल जब पक जाता है, उसे हमें काटना और इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। और जो मशीन इसमें इस्तेमाल किया जाता है हार्वेस्टिंग में और थ्रेशिंग में, उसे कंबाइंड मशीन कहते हैं। जो दोनों एक साथ कंबाइंड, मतलब दोनों दोनों कंबाइंड का मतलब है जब दो चीजें आपस में मिल जाए। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों प्रोसेस एक मशीन से कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड मशीन। एंजल नेक्स्ट पढ़ो, विनोइंग। Yes, ma'am. Winnowing. This method is used to separate the lighter husk from the heavier grains, like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter components, the husk, get blown away to a distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate heaps. विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हस्क, हस्क जो बोलते हैं ना, हस्क मतलब क्या, जैसे आप लोग देखे होंगे तो हमारा चावल होता है ना, चावल, चावल के ऊपर एक कवर होता है या गेहूं के ऊपर एक कवर होता है, जिसे हम हस्क कहते हैं। ठीक है, हस्क कहते हैं। इस ग्रेन से मतलब गेहूं चावल के ऊपर वाले कवर से छिलके को हटाना, इसे हम विनोइंग मेथड से करते हैं। इसमें क्या हम कर रहे हैं, चावल का छिलका हल्का होगा, लाइटर पार्टिकल्स होगा, या चावल लाइटर पार्टिकल्स होगा, कौन होगा एंजल? जो हस्क होगा वो लाइटर होगा या हमारा ग्रेन लाइटर वेट का होगा? मैम, मेरा सवाल है, हस्क मतलब मैंने बताया कि हस्क जो होते हैं हमारे ग्रेन के ऊपर एक कवर होता है, छिलका होता है, उसे हम हस्क कहते हैं। ठीक है, जो हमारा वो ग्रेन कवर होता है। ठीक है, तो बता रहा है कि लाइटर पार्टिकल्स को कैसे हेवियर पार्टिकल से अलग करते हैं, इस मेथड के जरिए ही हम करते हैं, विनोइंग मेथड से करते हैं ना, हम हैंड पिकिंग मेथड से नहीं करते, बल्कि हम विनोइंग मेथड से लाइटर पार्टिकल को हेवियर पार्टिकल से अलग करते हैं। ये बताइए, हस्क लाइटर पार्टिकल है या हमारा ग्रेन लाइटर पार्टिकल? मैम, हस्क लाइटर पार्टिकल्स है। This method is used to separate lighter husk, यानी कि हल्के particles को अलग करना from heavier grains, like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component, that is husk, get blown away to the distance, while the heavier component or the grains fall down closer. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़े ऊंचे हाइट पे जाना है, थोड़े ऊंचे हाइट पे मतलब ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट चले जाना है या केटू चले जाना है, बस अपने जो जमीन है इससे थोड़े ऊंचे में हमें जाना है। मान लो तो टेबल लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी को चढ़ जाना है, आ जाना है, और एक सूप होता है, आपने देखा होगा सूप इस तरह का होता है। इसमें हम ले लेंगे अनाज को, ठीक है, जिसमें हस्क मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ी हाइट में एक खुली जगह पे खड़ा करने वाली चीज है, बंद जगह पे नहीं, खुली जगह पे, खेतों में, फार्म में, ये जगह पे करने वाली चीज है विनोइंग में। इसमें हम ले लेंगे हस्क और ग्रेन्स जो मिक्स है, ठीक है, तो इसे हवा में इस तरह से ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो हवा के बहाव से थोड़ा जाकर जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन जो हेवियर पार्टिकल्स होगा वो उसी जगह के नीचे में, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जैसे उसी जगह के नीचे में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेथड जो है लाइटर पार्टिकल को कैसे हेवियर पार्टिकल से सेपरेट करें, इस मेथड के जरिए ही हम करते हैं। थ्रेशिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया, हैंड पिकिंग मेथड भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सीविंग। विनायक, विनायक, विनायक आवाज आ रही है?
विनायक, विनीत, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। पेज नंबर 54 पढ़ो। सीविंग, सीविंग का मतलब होता है, सीव का मतलब ही होता है छलनी, ठीक है, और छलनी से करने वाले प्रोसेस को ही हम कहते हैं सीविंग। तो सीविंग पढ़िए। ये देखो मैंने सीविंग बना के रखा है यहाँ पर। विनायक, विनीत पढ़ो। विनीत राज पढ़ो। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द, अभिनीत, अभिनीत, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। पेज नंबर 54 सीविंग मेथड पढ़िए। स्लो स्लो। At home, sieving of wheat flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse धीरे धीरे particles. अभिनीत, स्लोली स्लोली, ठीक है, स्लो स्लो। दिस मेथड इज यूज्ड At- This method to separate the, is लगता है अभिनीत की तरफ नेटवर्क इशू है। साक्षी पढ़ो। Okay, ma'am. Shaving. This method is used to separate the components that are of different sizes. For shaving, a sheave is used. A sheave is a wire mesh fixed tightly in a frame. In this method, the mixture to be separated is put in a sheave. The particles having a small size pass through the holes of the sheave, whereas the larger sized particles remain on the sieve. Sieves with different sizes of holes are used for different mixtures. At home, sieving of wheat flour may be done to separate finely फनल ground क्या है? flour फाइनली, हाँ, ग्राउंड finely पार्टिकल, हाँ। ground flour particles from the coarse particles. At construction sites, sieving of sand is done to separate fine sand from gravel and pebbles. The sieve used there is much bigger in size and the size of its holes is also big. सीव का मतलब होता है छलनी और मेज का मतलब भी लगभग छलनी ही होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम छलनी को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का आपने देखा होगा छलनी, है ना। और कंस्ट्रक्शन साइट में भी आप देखेंगे जब आपका घर बन रहा होगा तो ऐसा कुछ चीज होगा जिससे कि हमारे मिट्टी को, बालू को छान रहे हैं, है ना, इस तरह का चीज, ठीक है। तो सीविंग एक ऐसा मेथड है जिससे डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर के, उन्हें हम सेपरेट करते हैं। एक वायर मैश, एक वायर का बना हुआ, एक तार से बना हुआ एक मैश, छलनी से हम सेपरेट करते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इन अ पुनः, इसमें होता क्या, देखो मैं बता रही हूँ कि जो, मान लो सपोज कि हमारा आटा है, ठीक है, आटे में कुछ दाल आ गया है, ठीक है, दाल, ठीक है। तो जो फाइन पार्टिकल्स होगा, जो इस छलनी के साइज से छोटा होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा। अगर मान लो ये आटा का पार्टिकल है, ये छलनी के नीचे आ जाएगा, लेकिन जो दाल का पार्टिकल बड़ा होगा, जो इस बेस के होल के साइज से बड़ा होगा, वो यही रुक जाएगा, यही ठहर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर आ जा रहा है, और जो इस बेस के, इसमें या इस सीव के गोल के साइज के से बड़ा पार्टिकल्स होगा, वो इसी सीव में रह जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं सीविंग मेथड। और साथ ही साथ आपके नीचे लिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी, जहाँ पर घर बन रहे होते हैं, फैक्ट्रीज बन रही होती है, इंडस्ट्रीज बन रही होती है, उनके कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कैसे? बालू पे जो पीबल्स होते हैं, पीबल्स होते हैं, ग्रेवल होते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पशु बेचारे क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं बालू, बालू में जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं, इस सीव के ऊपर ही रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, क्योंकि इनके होल्स से वो उनका साइज बड़ा होता है। जो इनके साइज से छोटा होता है वो इसके बाहर आ जाते हैं, और जो उनके साइज से बड़े होते हैं वो सीव के साइज के होल्स के
बड़े होते हैं वो वही ठहर जाते हैं, वही रह जाते हैं। इसी को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीविंग। हमारे घरों में मैदा चालना, सूजी चालना, आटा चालना, इसी मेथड के, चाय छानना, यही मेथड से ही हम करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन केरला cashew nuts of different sizes and sizes are separated by sieving। जो केरला की बात करें, ये हमारा कैसा स्टेट है केरला, मसालों का, इसे मसालों का शहर भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और केरला में सबसे पहले पुर्तगाली शायद आए थे और इन्होंने यहाँ से गोल मिर्च ले जाकर अपने देश में बेचा था। तो केरला मसालों का शहर कहलाता है, ठीक है। और यहीं पे पुर्तगाली शायद, आई थिंक मेरे ख्याल से वास्को डी गामा, जहाँ पे जानते हैं, पहला सक्सेसफुल पुर्तगाली तो बहुत सारे आए थे, लेकिन पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो हमारे इस कालीकट में पहुंचा था, और यहाँ से उसने काली मिर्च को अपने देश ले गया था और वहां पे 60% प्रॉफिट से इसने बेचा था, वास्को डी गामा। एसएसटी में शायद आपको पढ़ना है, ठीक है। तो केरला मसालों का शहर भी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैशू नट्स जो होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के शेप के साइज के कैशू नट मिलते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ और छोटे होते हैं, कुछ, तो इन्हें भी हम सेपरेट करते हैं सीविंग मेथड से, ठीक है। ज्वेलर्स जो होते हैं, मतलब आभूषण बनाने वाले या आभूषण विक्रेता जो होते हैं, ये भी सीविंग मेथड के जरिए, पियर्स मतलब होता है मोती को, मोती के भी साइज कई होते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो पहनती है ना मंगलसूत्र, उसके मोती का साइज कुछ अलग होगा, है ना। हमारे बैंगल्स में कुछ अलग होगा, तो मोती के साइज भी अलग अलग होते हैं। उन मोती के साइज के अलग अलग को भी हम सेपरेट करते हैं सीविंग मेथड से। तो आज हम लोगों ने विनोइंग मेथड, थ्रेशिंग मेथड और क्या मेथड पढ़ा, हैंड पिकिंग मेथड पढ़ा और सीविंग मेथड पढ़ा, ठीक है। ये 4 मेथड्स पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकैंटेशन और क्या पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन। मैं आप लोग से कल कुछ सवाल पूछूंगी सेडिमेंटेशन से, डिकैंटेशन से और सब्लिमेशन से। ये आपको खुद से पढ़कर आना है और जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत कम आए आज। और भी कुछ पढ़ना है तो बोलो। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं, एक ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसी इम्प्योरिटीज जिसमें आयरन होता है, आयरन जिसमें होगा, मान लो कोई मिक्सचर है, सपोज हमारे साथ सल्फर है, सल्फर के साथ मैंने कुछ आयरन के छोटे पीसेस को डाल दिया, ठीक है। अब उस मिक्सचर से, सल्फर और आयरन के मिक्सचर से मुझे मैग्नेट, ये मुझे आयरन को सेपरेट करना है। हम लोग सभी को पता है कि आयरन में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी चीज, आयरन कंटेनिंग चीज मैग्नेट की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, जिससे वो उसके साथ क्लिंग कर जाता है, चिपक जाता है ना, ये होता है ना। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किसी मिक्सचर में अगर आयरन होगा उसके अंदर, उस मिक्सचर में आयरन भी है, कुछ और भी है, तो कैसे उस आयरन कंटेनिंग चीज को हम सेपरेट करें, इसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है। डिकैंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन आपको फिर से मैं इसको बताऊंगी। और इसका डिकैंटेशन का जस्ट उल्टा होता है इवेपोरेशन, नहीं फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन हमें इसलिए करना चाहिए कि डिकैंटेशन में कुछ इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो आने का पॉसिबिलिटी होता है, इसलिए हमें फिल्ट्रेशन मेथड से ज्यादा अच्छा प्योर फॉर्म में वो चीज मिल सकता है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड सब्लिमेशन और फिल्ट्रेशन भी, क्योंकि ये टर्म डिकैंटेशन से करीब करीब का मिलता है, तो इसलिए हम अपने नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।